टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं कंप्लीटली सारे, पेडागोजी, हिंदी, सोशल साइंस का, यानी सीटेट पेपर 2 के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से 23 तक के लगवाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराई जा रही है सोशल साइंस की। तो इस चैनल पर जाकर विजिट जरूर कीजिए और प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डली हैं तो सारे पेपर लगा डालिए, क्योंकि आज की डेट में ना पेपर बहुत एक अनमोल चीज़ हो गई है सभी एग्जाम के लिए। अगर आप पेपर लगाओगे तो उसके कंक्लूजन निकलता है कि आप किस टाइप के एग्जाम में एक पेपर आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका उसका भी एक्नॉलेज हो जाता है और उस टाइप से आप थ्योरी भी पढ़ने लगते हो। तो थ्योरी चला साथ में पढ़ो और साथ में पेपर भी लगाओ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और 6 to 8 की एनसीईआरटी सारी कराई जा रही है, होने ही वाली है। तो आप सभी जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा और जो नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सामाजिक, आज हम पढ़ेंगे भाग 4 यानी सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में यानी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण के लिए, तो वो सहायक साधन कौन सा हो जाएगा? श्रव्य और दृश्य, यानी सुनना और देखना, सुनना एवं देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए, है ना। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या होगा? तो पढ़ने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ना तरीका, ना मूल्यांकन, ना ही कक्षा में विषय सामग्री। तो जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य यानी पाठ्यचर्या का तात्पर्य शैक्षिक क्षेत्र में क्या होगा? तो वो हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर है सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है क्योंकि चुंबकीय कंपास और ग्लोब, मानचित्र, नेपियर पट्टी इसलिए नहीं होता है प्रयुक्त क्योंकि नेपियर पट्टी होती है। क्या होती है? नेपियर पट्टी। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो हमारा वो पाया जाएगा किस प्रदेश में? तो टुंड्रा प्रदेश में। तो पहले दोस्तों आप खुद से क्वेश्चन के आंसर लगाइए, फिर मैं बता रही हूँ तो अपने मिलाते जाइए, तो आपको एक नॉलेज ये हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन आंसर अपने तरीके से कर पा रहे हो। तो आपको थोड़ा सा विश्वास एवं वो बैठ जाएगा कि आप इतने हल कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम एग्जाम में पेपर प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उससे एक तो फायदा ये भी है कि जब आप एग्जाम हॉल में रहते बैठने जाते हो, एग्जाम देते हो, फिर जो तुम्हें आभास होता है, जो नंबर आते हैं हमारे, तो यहाँ पर वही आभास हो जाएगा। आपको अपने हाथ से लगाने से वही पता चल जाएगा कि आप समझो एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप पहले खुद से लगा रहे हो, फिर आंसर देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे नंबर इतने आ सकते हैं अगर अभी भी हम कहीं एग्जाम में बैठ जाएं तो। इसलिए ये आवाज़ जरूर लगेगा। तो उस हिसाब से जो भी टॉपिक्स आपके जो आप नहीं कर पा रहे हो तो वो जाकर थ्योरी में क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है तो हम बोल्ट ने, हैटनन एवं हॉटसन ने और हर्बर्टसन ने। तो किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो वो किया था प्राकृतिक प्रदेश की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादन हर्बर्टसन ने। किसने? हर्बर्टसन ने, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो लगभग सभी बच्चों को रहता है याद, क्योंकि हमेशा मनाया जाता है स्कूलों में हर जगह, तो ये सभी को याद रहता है क्योंकि हमने पढ़ा है। जो चीज़ थोड़ी हाईलाइटेड रहती है ना, जो हर एक जगह वातावरण में गूंजती रहती है, यानी बात भी उसकी चलती रहती है, तो वो सबको याद हो जाता है। और जिसकी बात नहीं होती वो, जैसे हम बुक पढ़ने बैठ जाएँ तो हम नहीं कोई चीज़ अकेले याद कर पाते, इसलिए हम सहारा लेते हैं सोशल मीडिया का, यानी यूट्यूब हुआ किसी भी, तो यूट्यूब से हम पढ़ लेते हैं एक बार और फिर यानी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपने आप से, तो कुछ और क्वेश्चन के आंसर देते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसके बाद फिर हम अपनी बुक से लगाते हैं, तो इतनी आसानी हो जाती है जैसे कि हम चर्चा कर रहे हो उस टाइप से। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी ने बता ही दिया होगा, जैसा कि 5 जून को मनाया जाता है, ना कि और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है और विकल्प, यानी तो 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता ही है। फिर है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। फिर है निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है?
तो निम्न में से जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण, यानी वो जो फटने वाला नहीं है, जो फटते रहते वो संक्रिय हो जाते हैं, और जो शांत है तो वो है किलिमंजारो, विसुवियम, क्राकटोआ, स्ट्राम्बोली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किलिमंजारो। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर है मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। तो जो मूल्यांकन संबंधित है वो है छात्रों के कौशलों के विकास से। मूल्यांकन संबंधित है वो है छात्रों के कौशलों के विकास से। फिर है कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा शिक्षण होना चाहिए संघन, एकतरफा, परस्पर संवाद एवं सरल। तो कक्षा शिक्षण होना चाहिए हमारा परस्पर संवाद। संवाद का मतलब आप जानते होंगे, और परस्पर अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं, परस्पर यानी एक दूसरे से, यानी आपस में, है ना, एक दूसरे से आपस में। और संवाद का मतलब होना बातचीत करना, यानी कोई पढ़ाई को आपस में पढ़ना, एक दूसरे का सुनना पढ़ना, तो वो हो जाएगा परस्पर संवाद। तो कक्षा में ऐसा ही शिक्षण होता है, तो जल्दी बच्चों को कोई भी चीज़ है वो ग्रहण हो जाती है। फिर ऑपरेशन फ्लड संबंधित होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से, मृदा संरक्षण से। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित होता है वो होता है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा होता है। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना होती है फिर इस प्रकार से रहती है। तो जो आंतरिक होती है कोर का निर्माण किन तत्वों के द्वारा होता है। तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहे एवं निकेल, सिलिका एवं लोहा। और जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मान के चलो। उसमें तो पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इन तीनों से मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन फिलहाल में ज्योग्राफी का है, इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इस चैनल पर कराई जा रही है। आप सभी जरूर पूरी कर लीजिए, क्योंकि बहुत तभी हम एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि 1-2 नंबर से नहीं करेंगे तो रह जाता है फिर। तो लोहे एवं निकेल से, है ना, इन तत्वों से मिलकर बनती है कोर। फिर निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो आयान मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और समताप मंडल। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, क्योंकि इस प्रकार से होता है क्षोभ मंडल, फिर है समताप, आयान, अभ्राय, इस प्रकार से हमारी पांच परतें होती हैं। 5 परतों को नीचे से गिना जाता है, तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल हमारी। ज्योग्राफी पे पढ़ाया है मैंने, ज्योग्राफी पे एक अलग से करवाया था 1-2 मिनट की क्लासेस, तो आप सभी जाकर देख लीजिए। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। तो सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा की समाप्ति से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले है जो, वो ना सेना के सुधार से संबंधित है, ना सती प्रथा की समिति से, ना स्थायी बंदोबस्त से। वो है संबंधित किससे। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर और फिर है नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी। एनी बेसेंट। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। फिर है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। तो मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल और वर्धन काल। तो जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे गुप्त काल को। किसको। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला है जो, उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। किसने। औरंगजेब। फिर सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। तो इलाहाबाद नगर, सिकंदराबाद, कानपुर, आगरा। तो सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। तो वो की आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। फिर है पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है 48,000, सॉरी कितने, 1 मिनट, तो 4,84,000 किलोमीटर, 38,04,400 किलोमीटर, 3,40,400 किलोमीटर,
36,44,000 किलोमीटर। तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो दूरी लगभग है उसकी बताई जाए तो वो है हमारी कितनी, 3,84,400 किलोमीटर, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी भारत की वह नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो वह नदी है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। फिर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। फिर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूला भाई देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, C.R. दास ने। तो यह अध्यक्षता की भूला भाई देसाई ने। किसने? भूला भाई देसाई ने। फिर है, बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से और लोथल से, चहुंदड़ो से, हड़प्पा से। तो जो बक्राकार ईंटें मिली हैं सिंधु सभ्यता में वो मिली हैं चहुंदड़ो से। कहाँ से? चहुंदड़ो से, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू 1959 में राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो ये सब पढ़ा चुकी हूँ, तब की मैं सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो चुकी है और पॉलिटी भी होने ही वाली है। तो ये लागू किया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। किसने? सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने लागू किया था पंचायती राज 1959 में। फिर है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति। तो यह स्पष्ट करता है हमारा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष स्पष्ट करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फिर है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, B.R. अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का। तो यह कथन था B.R. अम्बेडकर का कि सभी भारतीयों का अधिकार है मतदान देने का। तो B.R. अम्बेडकर का कहना था ये। फिर संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त सभी। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ सभी होते हैं कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 2, 10, 12, 15। तो वो करता है कितने? 12, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। फिर है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल, गोपाल, हर्षा, बालादित्य। तो यह निर्माण कराया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने करवाया था। फिर है, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो जो कालीबंगा है वो है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में कालीबंगा। फिर किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो कदाचार, असमर्था, संविधान का उल्लंघन, राज्यपाल की पदच्युति को आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ है कि राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई नहीं कर सकेगा। तो हमारा चौथा राइट आंसर कि उल्लेख नहीं किया गया था। फिर राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 400, 500, 450, 550। तो राइट आंसर है 500। 500 अधिकतम राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। फिर है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किन निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान का हृदय आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। फिर है,
सोनालिका किस फसल की प्रजाति होती है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति होती है? तो मक्का, जौ, गेहूँ, धान। तो सोनालिका गेहूँ फसल की प्रजाति होती है। किसकी? गेहूँ फसल की प्रजाति होती है सोनालिका। फिर है बाजरा के लिए बीज दर है, बाजरा के लिए बीज दर है 8 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम है, 16 किलोग्राम है। तो बाजरा के लिए जो बीज दर होता है वो 4 किलोग्राम दर होता है, 4 किलोग्राम। फिर है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? सिंचाई की किस वह खेती है जो पानी की बचत करती है? तो टपक सिंचाई की विधि, कूर्ण विधि, छल्ला विधि, प्रवाह विधि। तो जो टपक सिंचाई की विधि होती है यह बचत करती है पूर्ण। गेहूं की पानी की बचत करती है, यानी गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है बालियां निकालना, दुग्ध अवस्था, कल्ले निकालना, इनमें से कोई नहीं। तो जो गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है कल्ले निकालना, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, भूगर्भ विज्ञान, पेडोलॉजी और इंडेफोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं इंडेफोलॉजी, है ना। तो राइट आंसर फोर्थ है। फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। तो इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, उपयुक्त सभी आधारों पर। तो जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो उपयुक्त सभी आधारों पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर फोर्थ है। फिर कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता, भूमि एवं राजस्व। तो नागरिकता राज्य की सूची में सम्मिलित नहीं। फिर है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल होता है बेल, आंवला, संतरा, सेब। तो हमारा अनुपयुक्त फल होगा कौन सा? संतरा। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल होगा संतरा, यानी तीसरा है राइट आंसर। फिर है जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो 65, 75, 45, 55। तो 65, यानी 65 प्रतिशत घुलनशील कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। फिर चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के तत्व होते हैं बैड एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये सभी। तो चित्रकला के तत्व होते हैं ये सभी, बैड एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये सभी होते हैं। फिर है विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग कौन से हैं? तो लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैंगनी। तो विरोधी रंग होते हैं हमारे लाल हरा विरोधी रंग होते हैं। फिर है आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो M.F. हुसैन, अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। तो आधुनिक भारतीय कला का पितामह था वो था अवनींद्रनाथ, यानी ट्रू हमारा राइट आंसर है दूसरा। फिर है कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, क्या चुने? तो पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, ये नहीं लग रहा है क्योंकि बंगाल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। तो हमें काल को क्रम में चुनना है। तो काल पहले मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली, सही है, क्योंकि पहले तो आया था मुगल शैली काल के अनुसार, फिर आया पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर आया था बंगाल शैली, है ना। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो संगीत रचनाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मकरंद। तो जो ग्रंथ है वो सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकार के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है आमद शब्द संबंधित होता है, आमद शब्द किससे संबंधित होता है? तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। तो जो आमद शब्द होता है वो होता है नृत्य से संबंधित, किससे? नृत्य से। फिर है बंची टॉप बीमारी एक बीमारी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सारा देखेगा। हाँ, बंची टॉप एक बीमारी है, आम की, लीची की, केले की, सेब की।
तो बंची टॉप एक बीमारी होती है केले की, किसकी? केले की। बंची टॉप बीमारी कहा जाता है केले की, है ना। फर्टिगेशन का संबंध है, फर्टिगेशन का संबंध है परागण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक देने से। तो फर्टिगेशन का संबंध होता है जल एवं उर्वरक देने से, फर्टिगेशन का संबंध है जल एवं उर्वरक देने से। फिर है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? जो भोजन होता है उसमें सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज एवं लवण। तो सबसे अधिक कैलोरी होती है भोजन में वसा में, क्या में? वसा में होती है। फिर है मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? तो मांसपेशियाँ शरीर को सुडौल एवं आकर्षित बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में और प्रयुक्त सभी में। तो मांसपेशियाँ हैं वो सहायक होती हैं शरीर की गतिशीलता बढ़ाने में, यानी गतिशीलता में, शरीर की गतिशीलता में मांसपेशियाँ मतलब कार्य करती हैं, यानी सहायक होती हैं। फिर है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम भोजन के पश्चात, रात्रि में, प्रातः काल, खाली पेट, जब भी समय मिले। तो मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए प्रातः काल, खाली पेट में। मनुष्य को कब व्यायाम करना चाहिए? प्रातः काल, खाली पेट में। तो खाली पेट में मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए, यही राइट आंसर सही है। फिर हमारा लास्ट एवं अंतिम, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, कपाल में, मुख गुहा में। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो होता है कपाल में, कपाल में मनुष्य का मस्तिष्क होता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सोशल साइंस के, आज जो डेली चल रहे हैं, यानी डेली एक दिन पेडागोजी क्लास, एक दिन हिंदी क्लास, एक दिन और साथ में थ्योरी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो जिस नहीं देखिए पिछली क्लासेस सभी जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली देखोगे तभी आगे की रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो हम जब रिलेट करते हैं किसी दूसरी चीज़ से तभी हमारे माइंड में वो चीज़ अच्छे से बैठ पाती है। इसलिए आप सभी जरूर पिछली क्लासेस देखिए जाकर, और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा डालिए, पूरे लग चुके हो, चल रही है क्लासेस। तो आज की क्लास में इतना ही, आज ही ये क्लास समाप्त करते हैं और अगली क्लास अगले टाइम पर आ जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।